सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में, अर्थात विज्ञान के बारे में। और वो विज्ञान में आज हम दोस्तों 2018 का प्रश्न पत्र कराएंगे। जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है 2018 का, आज उसको सॉल्व कराया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर प्रश्न पत्र को सॉल्व करा दिया जाए। और हमको भी ये लगा, सही ये लगा कि हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक पढ़ा दिए हैं आपको। कौन सा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न तक आपको पढ़ा दिया गया है। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाते हैं, उससे अच्छा हमको ये है कि हम 2018 का यानी प्रत्येक वर्ष का प्रश्न पत्र ही करा दें, जिससे कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी कवर हो जाएगा। क्योंकि जब हम अगर लघुत्तरी प्रश्न कराएंगे सीरीज से, तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा वहां पे चीजों को। एक एक प्रश्न कराएंगे, जो नहीं पूछा गया है उसको भी कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको ये जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करा दें, तो इससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लघुत्तरी प्रश्न भी कवर हो जाएगा और आपके प्रश्न पत्र भी हल हल हो जाएंगे। जो आप सॉल्व करते होंगे, आपको परेशानी होती होगी, तो अब परेशानी नहीं रहेगी। आप आराम से प्रत्येक वर्ष का प्रश्न पत्र 2 से 3 बार, सारे जितने भी हैं, 2018 हो गया, 2019, 20, 22, 23, ठीक है, 2017, अभी तक ये 2018 का प्रश्न पत्र मिला है, आपके बुक में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है। 2017 का नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 2017 को जैसे मिल जाएगी हम आपको उस भी सॉल्व करा देंगे। तब तक आप ये पढ़ाई करते रहिए। तो जब 5-6 सेट सॉल्व हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा ये साइंस होता है, ये इसका टाइमिंग 1 घंटे का होता है। 1 घंटे का होता है। पूर्णांक 25 होता है। मैक्स मिनिमम नंबर हमको लाना होता है पास मार्क के लिए, कितना? 12 नंबर लाना होता है। अगर 12 नंबर से कम मार्क्स आया, यानी 11 नंबर आया, तो आपका बैक लग जाएगा। ठीक है, तो बैक लग जाता है। तो इसलिए हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। आप लोग 12 नंबर के लिए पढ़ाई मत करिएगा, आप लोग 25 में 25 नंबर के लिए पढ़ाई करिए। ना ही 25 आ रहा है तो 23 या 24 तो आराम से आ सकता है, जब आप मेहनत करेंगे तब। तो आप कोशिश करिए कि 22 से 23 नंबर लाने की पूरी प्रयास करिए। और 100% है कि आ जाएगा। बस आप कोशिश करिए और मेहनत करिए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जैसा ये सेट दिया हुआ है इसी तरीके से प्रश्न आता है। तो चलिए, करा दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को अलग करने की विधि का नाम क्या है? यानी पृथक करने की विधि का नाम क्या है? ये आप प्रतिदिन अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो प्रतिदिन देखते होंगे कि दादी अम्मा लोग या माता जी लोग क्या करती हैं कि मथनी होती है, मथनी से दही को निकालने का, दही से मक्खन निकालने का कार्य करती हैं। तो वो जो हाथ से चलाती है मथनी, वो उसमें कौन सी क्रिया होती है? वो अपकेंद्रण होती है, ऊर्ध्वपातन नहीं होती है, ये अपकेंद्रण होती है। तो क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के द्वारा क्या होता है, जब हम उसको मथते हैं तो जो घी होता है, यानी जो उसका मक्खन होता है, वो किनारे किनारे आ जाता है। ठीक है, तो वो अपकेंद्रण होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर है, ये ऊर्ध्वपातन है, यानी इसको हम हीट करें, गर्म करें तो ये सीधा बिना लिक्विड में बदले सीधा गैस में बदल जाए, तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। तल छटीकरण, तल छटीकरण का मतलब कुछ चीजें क्या होती है, तली में बैठ जाती है, वो तल छटीकरण होती है। निस्पंदन, ये भी अलग चीज है। तो दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को अलग करने की विधि का जो नाम है, वो अपकेंद्रण है। ऑप्शन बस सही है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप हमारा पढ़े होंगे तो वहां अच्छी तरीके से समझाया गया है कि सुषुप्त पौधा आपका बीज होता है। जड़ नहीं होता है, फूल नहीं होता है, पत्ते नहीं होता है। सुषुप्त पौधा आपका बीज हो जाता है। ठीक। अगला, 1 फुट बराबर होता है, ये आप सभी को, मैथ के अगर स्टूडेंट है तो ये आप सभी को पता होगा कि 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 फुट में अगर बात करें तो 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना होता है? 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक।
अगर इंच में पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा कि 1 फीट में 12 इंच होता है, और 1 फीट में अगर पूछे कि कितना सेंटीमीटर होता है तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी ऐसा कौन सा नियम है, न्यूटन जी ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उन्होंने ये सब नियम दिया था। तो वही कह रहा है, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम ही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। पहला नियम जिसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, बोलते हैं क्या, जड़त्व का, जड़त्व का नियम। और ये संवेग का हो जाता है, यानी इसको हम बोलते हैं यह बराबर एमआई, यह बराबर एमआई वाला रूल हो जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। एक तरीके द्वितीय नियम जो होता है हमारा, वो एफ बराबर क्या हो जाता है, एमआई हो जाता है। केवल इतना जानिएगा कि यह बराबर एमआई। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रक्रिया का नियम कहते हैं। ऑप्शन स सही है। बल की इकाई होती है, अर्घ दिया है, नहीं अर्घ नहीं होगा। अर्घ जो होता है ये कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। किसका, ये कार्य का सीजीएस मात्रक है, सेंटीग्राम सेकंड वाला। डाइन जो है यही आपका बल का मात्रक है, बल का ये सीजीएस मात्रक है। वाट, वाट किसका मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। और कौन सा मात्रक होता है, ये SI मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। वाट कौन सा मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, और ये SI मात्रक है। कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा यानी कहते हैं ना इतनी, कोई भी चीजें आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, खाने वाली चीजें, तो उसमें लिखा रहता है कि इतना ग्राम कैलोरी है। तो मतलब आप अगर उस चीज को खाएंगे या उस चीज को पिएंगे, पीने पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ रहेगा तो उसमें भी लिखा रहेगा इतना ग्राम इसमें, इतना कैलोरी, इतनी इतनी ग्राम, सॉरी इतना कैलोरी इसमें ऊर्जा मिलेगा। तो उसको खाने या पीने से हमको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। तो जो बल की इकाई होती है वो होती है डाइन, होती है सीजीएस। तो ऑप्शन कौन सही है, ब सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अति लघुत्तरी प्रश्न कह रहा है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। चलिए आइए यहाँ लिख देते हैं हम, छठवां नंबर यहाँ से लिखेंगे क्या, सजीव, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, कड़ी को विषाणु कहते हैं। क्या, विषाणु यानी वायरस, वायरस कहते हैं। ठीक, ये छठवां नंबर। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है, यही लिख दीजिएगा। पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। और स्त्री का जो अंग होता है, स्त्री का अंग, पुष्प के स्त्री अंग का होता है वो स्त्री केसर होता है। नर अंग पुंकेसर, स्त्री अंग स्त्री केसर, या जयांग पुमंग भी कहते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, पत्तियों का मुख्य कार्य, पौधों के लिए क्या होता है, भोजन का उत्पादन करना होता है। जो पत्तियों का सबसे मुख्य कार्य, सबसे बड़ा कार्य होता है, वो पौधों के लिए भोजन का उत्पादन करना। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि पत्तियों का, पत्तियों का, पत्तियों का
मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन का उत्पादन करना है। उत्पादन करना होता है। और ये किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक। यानी पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन का उत्पादन करना होता है। ये पौधों पत्तियों का मुख्य कार्य है। एक नंबर का प्रश्न आता है। तो बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा कि अपना समय बहुत ज्यादा अति लघुत्तरी में मत बिता दीजिएगा कि खूब ढेर सारा लिखना स्टार्ट करें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो जितना पूछा है बस केवल उतना ही लिखना है, और कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए, तो पुष्प के नर अंग का नाम पुंकेसर है। बस इतना लिखना है। एक नंबर का आएगा और आपको इतना लिख देंगे, एक नंबर 100% एक नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला कह रहा है विद्युतीय बल किसे कहते हैं। कह रहा है विद्युतीय बल किसे कहते हैं। अब विद्युतीय बल किसे कहते हैं, चलिए आइए हम दे देते हैं। 9 नंबर। विद्युतीय बल। विद्युतीय बल ना। हाँ, विद्युतीय बल। विद्युतीय तो देखिए विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युतीय बल हमारा जो होता है, दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कि आपस में परस्पर क्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। यानी दो आवेशित पिंड होंगे, दो आवेशित पिंडों के बीच, यहां लिख सकते हैं, दो आवेशित दो आवेशित पिंडों के बीच, पिंडों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल की आपस में परस्पर क्रिया को क्रिया को विद्युत बल कहते हैं। विद्युतीय बल कहते। ठीक है। दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की आपस में परस्पर क्रिया को विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण अगर सेम चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर अपोजिट चार्ज रहेगा, जैसे मान चलिए कि धनात्मक 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 के बीच में क्या होगा? धनात्मक और धनात्मक के बीच में क्या होगा? मान चलिए दो पिंड है, धनात्मक धनात्मक है, तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ये इधर आएगा और ये इसी मतलब एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, यानी चिपकने की कोशिश करेंगे ये। ठीक। तो यही क्या होता है कि दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को आपस में परस्पर क्रिया को विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? 10वां। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि अगर वो उसको हम गर्म करें तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले। समझ लीजिए पहले कि अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो बिना द्रव की अवस्था में बदले ही क्या हो जाएगा? वो सीधे गैस में बदल जाए
और उसे ठंडा करने पर वो सीधे किसमें, ठोस अवस्था में आ जाए, यानी द्रव अवस्था में ना रहे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ऊर्ध्वपातन। 10 नंबर, 10 नंबर, प्रश्न 10 है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन जो है, इसको सीधा सीधा हम लिख लेंगे क्या, कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, क्या, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ठोस अवस्था से सीधे गैस, गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे, जैसे क्या, कपूर, जैसे क्या हो गया, कपूर हो गया। ठीक। तो कपूर ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम उसको एकत्रित करने की कोशिश करें तो जो गैस में परिवर्तित हुआ है उसको हम वापस में अगर लाना चाहते हैं तो वो सीधा ठोस में आ जाएगा, यानी वो द्रव में नहीं होगा। यही कहा गया है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक। चलिए, अगला कह रहा है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको पढ़ाया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया गया है। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर जो होगा, कह रहा है मछली के कौन कौन से अनुकूलन अंग हैं। तो पहला, पहला तो है धारा रेखी शरीर, बताया गया है, धारा रेखी शरीर, यानी जो नाव के आकार का होता है, कैसा होता है, नाव के आकार, नाव के आकार, धारा रेखी होता है। और दूसरा क्या होता है, गलफड़ा, जिसके द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। जो मछली होती है क्या करती है, जिसके द्वारा सांस लेती है, गलफड़े द्वारा क्या करती है, सांस लेती है। ठीक। और तीसरा क्या है, पंख, पंख क्या करती है, मछलियों को तैरने में मदद करती है, मछलियों को तैरने में मदद करती है। ठीक। मछलियों को तैरने में क्या करती है, मदद करती है। तो जो मछलियों को अनुकूल, जल में तैरने के लिए अनुकूल बनाती है वो तो होती है एक धारा रेखी शरीर, यानी इनकी जो शरीर होती है वो नाव के आकार की होती है। जैसे कि नाव आसानी से जल में तैर लेती है, नाव नाव आसानी से जल में क्या होता है, तैरता रहता है। उसी प्रकार इनकी शरीर होती है, बीच में चौड़ी होती है और दोनों किनारों किनारों पे क्या होती है, सकरी होती है। दूसरा, गलफड़े होते हैं, सांस लेने के लिए इसमें गलफड़े होते हैं।
ठीक है, जैसे अदर में फेफड़े होते हैं, इसमें गलफड़े होते हैं। तीसरा पंख, पंख के द्वारा मछलियां क्या होती हैं, तैरती हैं। तो यही तीन है जो उनको क्या करती है, जल में तैरने के लिए सहायक बनाती है। तो इसके अनुकूलन अंग तीन है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। चलिए यहाँ लघु उत्तरी प्रश्न डाल लेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए लघु उत्तरी प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है। वाष्प और गैस में अंतर पूछ रहा है, एक अंतर वाष्प का लिख दीजिएगा, एक अंतर गैस का लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर ही लाना है, 2 नंबर का है। तो बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके पास समय कितना है, 1 घंटा ही समय है। तो एक अंतर आप यानी वाष्प की डिफिनेशन लिख लीजिए और गैस की डिफिनेशन लिख दीजिए, दोनों अंतर हो जाएगा और 2 नंबर का हो जाएगा। चलिए, तो हम वाष्प और गैस में अंतर लिखेंगे। प्रश्न 12, एक तरफ लिख लीजिए वाष्प और दूसरी तरफ क्या लिख लीजिए, गैस। वाष्प और गैस में अंतर। ठीक, चलिए, तो वाष्प किसे कहते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि वाष्प एक ऐसा पदार्थ है जो हवा में फैला हुआ होता है और इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। चलिए लिख लेते हैं, वाष्प एक ऐसा पदार्थ होता है जो हवा में फैला होता है, फैला होता है और और इसका कोई निश्चित कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, वाष्प एक ऐसा पदार्थ होता है जो हवा में फैला होता है और इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस क्या होता है, गैस से तात्पर्य ऐसा है, किसी ऐसे पदार्थ से है जो जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का स्थान घेर लेता है और इसका भी कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता है। यानी गैस से तात्पर्य किसी ऐसे किसी ऐसे पदार्थ से है जो जिस बर्तन में रखा जाता है रखा जाता है उसी का स्थान घेर लेता है। इसका इसका भी कोई आकार या आयतन कोई आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है।
ठीक। तो ये वाष्प हो गया और ये गैस हो गया। वाष्प एक ऐसा पदार्थ है जो हवा में फैला होता है और इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। तो गैस में भी क्या होता है, गैस से तात्पर्य किसी ऐसे पदार्थ से जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का स्थान घेर लेता है। यानी उसको सिलेंडर के आकार में रखेंगे तो सिलेंडर के आकार का घेर लेगा, उसको घन के आकार में रखेंगे तो उस पूरे घन में फैल जाएगा। 1 किलो गैस को हम एक छोटे से बॉटल में भी रख सकते हैं और एक बड़े से रूम में भी रख सकते हैं। यानी जैसे ही वो आप रूम में छोड़ेंगे तो पूरे रूम का स्थान ले लेगा, और उसे बॉटल में रखेंगे तो उसी संकुचित होकर के उस बॉटल में रह लेगा। तो इसका भी कोई आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है। वाष्प भी हमारा क्या होता है, जहरीला होता है। और गैस क्या होता है, ज्वलनशील होता है। वाष्प जहरीला होता है, ये भी हमारे हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और गैस क्या होता है, गैस भी ज्वलनशील होता है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है। ठीक। तो ये रहा प्रश्न नंबर 22, सॉरी माफ करिएगा, प्रश्न नंबर 12 रहा। अगला प्रश्न कर रहा है, मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुकुलन से, बंडिंग से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 किसके बारे में लिखना है, मुकुलन के बारे में। मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, आइए मुकुलन के बारे में देख लेते हैं, मुकुलन क्या है। तो मुकुलन, इसको लिख लीजिए, मुकुलन जो होता है वो शरीर पर एक बल्ब की भांति संरचना बनती है। जो मुकुलन होती है, ये बॉडी पे क्या होती है कि बल्ब की भांति संरचना बनती है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। और शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ होता है, और इसका एक केंद्रक मुकुलन में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि शरीर पर एक बल्ब की भांति बल्ब की भांति की संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मुकुलन कहते मुकुलन कहते हैं। इसके शरीर का केंद्रक दो भागों में बटा होता है। इसके शरीर का केंद्रक दो भागों में बटा होता है। और इसमें और इसमें इसमें एक केंद्रक एक केंद्रक मुकुलन में आ जाता है। आ जाता है। ठीक। जैसे अब क्या है, जैसे हाइड्रा हो गया। जैसे क्या, हाइड्रा। जैसे हाइड्रा। हाइड्रा। ठीक। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हाइड्रा हो गया। ठीक। तो ये मुकुलन रहा। अगला नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर क्या है, इसको बताना है। तो आप एक तरफ सरल पत्ती लिख लीजिएगा, एक तरफ संयुक्त पत्ती लिख लीजिएगा, उसमें अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। आपको ये भी बताया गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाया गया था, तो ये भी बताया गया था, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती बताया गया था उसमें। जैसे अमरूद की जो पत्तियां होती हैं, नाशपाती की जो पत्तियां होती हैं, वो सरल पत्ती होती हैं।
सरल पत्ती में क्या होता है कि इसका जो पड़ फलक का जो कटाव होता है वो उसके मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है। वही सरल पत्ती होती है। हाथ के आकार की जो पत्ती होती है वो आपकी सरल पत्ती है। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न 14 नंबर। सरल पत्ती, पहले लिख लीजिए सरल पत्ती। सरल पत्ती, सिंपल लीफ, इसके बारे में लिख लीजिए। तो सरल पत्ती क्या होती है? इसमें इसमें पर्ण फलक का कटाव मध्य शिरा मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता। पहुंच पाता। इसमें परफलक का कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता है। सरल पत्ती, सरल पत्ती हस्त के आकार का हस्त के आकार की होती है। एग्जाम्पल जैसे आप लीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, लिखिएगा तो वहां एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे लिखा जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, इस तरीके से यूज करेंगे। इसी तरीके से हेडिंग वगैरह यूज करिएगा जिससे कि आपका जो लिखा हुआ रहे वो अट्रैक्टिव रहेगा। तो वहां पे रेड पेन से लिखना अलाउ नहीं है। तो वहां आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करिएगा। एग्जाम्पल जैसे आपका अमरूद हो गया। क्या? अमरूद की पत्ती, नाशपाती हो गई, नाशपाती की पत्ती, ये सब क्या है? सरल पत्ती है। अब दूसरी बात हम कर लेंगे क्या? दूसरा हम कर लेंगे, ये तो सरल पत्ती हो गई। अब दूसरी संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती में क्या हो जाएगा? अब देखिए संयुक्त पत्ती जो होती है इसको बताया गया था कि जब लैमिना का कटाव इसे कई पत्रों में तोड़कर मध्य सिरा तक पहुंचते हैं तो उस पत्ते को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। यानी जब लैमिना का कटाव इसे कई पत्रों में कई पत्रों में तोड़कर तोड़कर मध्य शिरा तक पहुंचते हैं तो तो उस पत्ते को उस पत्ते को क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पे हो जाएगा जैसे सेमल, सेमल जानते होंगे जो सेम जैसा पत्ती जो सेम पे होती है। सेमल, सेमल की
पत्ती, सेमल, सही तरीके से लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सेमल, सेमल, सेमल की पत्ती, ये आपकी संयुक्त पत्ती है। तो सरल पत्ती हो गई और संयुक्त पत्ती हो गई। चलिए अगला 15 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अब कह रहा है संवेग संरक्षण का नियम। बहुविकल्पी में ये प्रश्न था, वहां क्रिया प्रतिक्रिया का दिया था, लेकिन जो आपका ये जो बहुविकल्पी प्रश्न था, न्यूटन का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लेकिन ये संवेग संरक्षण का नियम कह रहा है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग, प्रश्न 15 डाल दीजिए। प्रश्न 15, संवेग संरक्षण का नियम। देख लीजिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। जब एक या जब एक, पेन चेंज कर देते हैं तो ये और सही रहेगा। देखिए, जब, अब लिखे यहाँ पे, जब एक या एक से अधिक अधिक एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, वस्तुओं के निकाय पर, निकाय पर कोई बाहरी बल, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत, अर्थात नियत रहता है। अर्थात हम क्या समझते हैं, अर्थात संरक्षित यानी सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित रहता है। यही है वह संवेग संरक्षण का नियम है। यानी जब एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यानी वस्तु जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में हम उसको रहने दें, उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए, तो उसका जो संवेग होगा वो एक नियत रहेगा। जैसे है वो गत की अवस्था में तो उसी गत की अवस्था में चलती रहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई अवस्था में रहेगी। यानी वो पूरी तरीके से संरक्षित रहेगी, कब, जब हम उसपे बाहरी बल ना लगाएंगे तब। ठीक, ये संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न करें, अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए 2 नंबर का ये भी है, अदिश एवं सदिश राशि का अंतर। तो हम एक तरफ लिख लेंगे अदिश राशियां, एक तरफ लिख लेंगे सदिश राशि। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न 16 है, क्या अदिश राशि, पहले हम अदिश राशि की बात कर लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। चलिए, अदिश राशि,
तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, यहाँ लिखेंगे अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसे लिख लीजिए, परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल इसको दे दीजिए, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण सेट पूछा है। जैसे अदिश राशियां हो गई आपका, चाल हो गया, चाल, दूरी, समय, ताप, आयतन, ये सब क्या है, इन सब में केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं। कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। समय में कौन सा डायरेक्शन, कई बज रहा है, 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो उसके लिए समय, उसके लिए दिशा क्या आवश्यकता है, क्या पूरा दिशा से 4 बजेगा या पश्चिम दिशा से 4 बजेगा। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म है, या मान चलिए कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है ये, 24 डिग्री सेंटीग्रेड में, अब बताइए इसमें डायरेक्शन की क्या आवश्यकता है। क्या 24 डिग्री सेंटीग्रेड पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है? ऐसा कुछ नहीं। वैल्यूम, वैल्यूम से भी कोई मतलब नहीं है। चाल, चाल भी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम चाल बराबर कह दें, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो भैया आपका दूरी भी तो अदिश राशि है, तो अदिश और बटा क्या, समय भी आपका अदिश ही है। अदिश, अदिश बटा अदिश बराबर क्या हो जाएगा, अदिश ही न हो जाएगा। तो इसलिए चाल भी हमारी क्या है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब अगला हम सदिश राशि की बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों, हम सदिश की बात करते हैं। सदिश राशि, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, ये आप इंटर अगर पढ़े होंगे तो फिजिक्स में ये खूब पढ़े होंगे, वेक्टर और स्केलर खूब पढ़े होंगे। तो सदिश राशियां, सदिश राशियां की बात कर लें। सदिश राशियां, तो इसको लिखेंगे, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, सदिश, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ, साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसकी, दिशा, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाता है। सदिश राशि कहलाती है। ठीक,
यानी सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़े, यानी दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। वो हमारी कौन सी होंगी? सदिश राशि होगी। एग्जाम्पल इसका भी लिख लीजिए। उदाहरण, जैसे इसमें चाल है तो इसमें वेग हो जाएगा क्या? वेग। वेग हमारा क्या है? सदिश राशि है। वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया। देखिए ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। जैसे वेग, वेग हो गया, बल हो गया। जैसे किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, सपोज दैट ये कोई पिंड है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको इसे इधर किस तरफ पुश करना है। आगे की तरफ यानी पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, किस तरफ इसको पुश करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम बल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हमको कुछ पता, डायरेक्शन पता ना हो, हम बल लगाए जा रहे हैं। नहीं, हमको ये पता होगा कि हमको किसकी तरफ इसको पुश करना, आगे की तरफ या पीछे की तरफ या उत्तर या नॉर्थ साउथ, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पता होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है? सदिश राशियां हो जाती हैं। तो बल हमारी कौन सी राशि है? सदिश हो गई। वेग भी हमारी सदिश हो गई। संवेग भी हमारी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। चलिए, और त्वरण भी आपका, त्वरण भी हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर देखिए। परागण किसे कहते हैं? कह रहा है परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? 1 नंबर परागण किसे कहते हैं और 1 नंबर कितने प्रकार का, 2 नंबर हो जाएगा। तो परागण किसे कहते हैं? प्रश्न 17। प्रश्न 17। प्रश्न 17 परागण। देखिए परागण जो होता है ये एक निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी अपनी जेनेटिक्स को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है, अपने जैसे संतान पैदा करने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन ये परागण जो होती है पौधों या पुष्पों में होती है। जैसे हमारे आप में कुछ और प्रक्रिया होती है, वैसे उनमें परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो चलिए परागण के बारे में लेते हैं। पौधों में, पौधों में नर भाग से, नर भाग से परागणों, परागणों, परागणों की मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की, तक पहुंचने की क्रिया को, क्रिया को पराग, परागण, क्या था? परागण, परागण, एक मिनट, परागण, ठीक, परागण कहते हैं। पौधों में नर भाग से परागकणों को, परागकणों की मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी नर भाग से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो परागण होती है। ठीक है। अब परागण दो प्रकार की होती है, यहाँ लिख लीजिएगा। परागण दो प्रकार की होती है। परागण दो प्रकार की होती है। ठीक है। ठीक। नंबर 1 है स्वपरागण,
स्वपरागण। और नंबर 2 है पर परागण। पर परागण, स्वपरागण मतलब होता है एक फूल के अंदर होता है। जो स्वपरागण होता है यह एक फूल के अंदर होता है। इसमें होता है यह एक फूल के अंदर होता है। और पर परागण जो होता है यह दो फूलों या दो पौधों के बीच में होता है। यह दो फूलों या दो पौधों के बीच होता है। ठीक। तो परागण पूछा था, परागण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो हमने परागण के बारे में लिख दिया, उसके बाद परागण के प्रकार लिख दिया। तो देखिए, अगर आप सही तरीके से लिखेंगे, कहीं न कहीं आपकी जो लिखावट होती है, हैंडराइटिंग होती है या आपके लिखने का जो तरीका होता है, वो आप ही आपके एग्ज़ाम में 100% इफ़ेक्ट डालता है, कि आप किस तरीके से उसको लिखे हैं। ठीक है? तो जो लिखने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसमें लिखने वाला होता है, उसमें आप विशेष तरीके से ध्यान दिया करिए कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी हो जा रही है, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है? अब यहाँ तो लिखना थोड़ा-सा उस तरीके से संभव नहीं है। इस पेन से, क्योंकि इस पेन में जो फ्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, इसमें घर्षण बल कम होता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हैंडराइटिंग आप हमारे द्वारा नहीं लिखी जा पा रही है। अगर इसका घर्षण बल थोड़ा सा और ज्यादा होता तो हम इसे और भी अट्रैक्टिव आपको लिख करके दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, जिस पैड पे हम लिख रहे हैं इसका फ्रिक्शन फोर्स कम है, यानी इसमें स्लिपिंग फिसलन ज्यादा है, तो इसलिए उतनी अच्छी से नहीं लिखा पाता है। जब चीजें थोड़ी खुरदरी टाइप होती हैं या थोड़ा उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो उस चीजों में पकड़ अच्छी होती है और उसके लिखने में, लिखावट में और भी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या सिस्टम है। हैंडराइटिंग थोड़ी कम अच्छी है तभी चल जाएगा, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो अच्छा होना चाहिए, कि किस तरीके से आप हेडिंग डाल कर लिख रहे हैं, कैसे चीजों को बना रहे हैं, जिससे कि जैसे हम उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण को अलग करना चाहिए पेन से। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को तुरंत वो चीजें आपको दिख जाएंगी, जो आप लिखे रहेंगे वो एग्जामिनर को दिख जाएगी स्पष्ट रूप से, और वो कॉपी को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से आपके कॉपी को जांचते हुए निकल जाएगा। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी रहेगी तब भी आपको माफ करते हुए, नंबर देते हुए निकल जाएगा, और आप 25 में 25 नंबर बड़े प्यार से ला लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है भाई, 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर, माफ करिए, कितना घन सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए प्रश्न 18 हम देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न, प्रश्न 18, यहां हम लिख लेंगे क्या, कि 1 घन लीटर बराबर, सॉरी 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर, 1 लीटर में अगर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो जो सवाल बनाने वाले महोदय हैं वो पूछ रहे हैं कि एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, तो इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में बताइए। तो हम आपको बता दिए कि 1 लीटर बराबर क्या, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो भैया 12 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक केले का दाम 10 रुपया है, तो 12 केले का दाम क्या करेंगे आप, उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 12 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, इसलिए 12 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए 12 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसी में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1000। तो कितना आ जाएगा, बड़े प्यार से आ गया 12,000। कितना आ गया,
12,000 घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। और फाइनल हो गया आपका 2018 का एंड। ये आपका खत्म हो गया। यानी 2018 का प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कर दिया गया है, बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी शालीनता के साथ आपको बता दिया गया है। और आपको हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करिए। ठीक है। तो 18 प्रश्न करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा गया है अगले की तरफ बढ़ेंगे। 18 से 19 होगा, 19, 20, 21, 22 जो भी होगा सबको सॉल्व करा दिया जाएगा। और यही नहीं, सारे सब्जेक्ट का सॉल्व कराया जाएगा। सीरीज भी चलता रहेगा। और जिसका सीरीज जैसे मैथ का खत्म हो गया है अभी सीरीज, लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो गया है, तो हम कोशिश वहां पे ये करेंगे कि वहां भी हम स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर का प्रतिवर्ष का पेपर प्रश्न पत्र। ठीक, वो कर लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिर अगर हमारे चैनल में आप नए होंगे तो फिर से वही पुरानी प्रक्रिया क्या करना है आपको पता है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।